हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर शुभम सर, जो एम्स मंगलागिरी से एमबीबीएस कर चुके हैं। और तो हम वही सीरीज रखते हैं कि जो सीनियर्स हैं हमारे या फिर जो हमारे बैचमेट्स हैं जो अलग अलग एम्स में पढ़ रहे हैं, उनसे बात करके कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली द कॉलेज इज। और जब आप कॉलेज में एडमिशन लो तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके कॉलेज में जा सकते हो, उसके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम सर। Hi Dharamveer, thank you for calling me and I hope कि सेशन जो होगा हमारा बहुत अच्छा होगा और इससे बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर चलो स्टार्ट ठीक करते है, हैं। स्टार्ट करते तो हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ज़्यादातर से पूछता हम्म, हूँ, आपने एमसी क्यों लिया जबकि आपको इतने ही मार्क्स पे आपके स्टेट काउंसलिंग से, स्टेट कोटा से कोई और भी कॉलेज मिल सकता था जो कि रैंकिंग वाइज भी इससे अच्छा हो, जिसका पेशेंट लोड भी इससे अच्छा हो। तो व्हाई यू प्रीफर एम्स? हम्म। देखो बात ऐसी है कि इस टाइम पे तो नीट और एम्स जो है कंबाइन हो चुके हैं। एक एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम कोई स्टेट कॉलेज भी ले सकते हैं या फिर हम एम्स भी चूज कर सकते हैं अगर हमारी रैंकिंग अच्छी हो। लेकिन मेरे टाइम पे 2019 पे लास्ट हमारा जो बैच था उसमें एम्स और नीट के सेपरेट एग्जाम्स होते थे, ठीक है। तो पहले तो मेरा हुआ, मैंने जो थी एक साल मैंने ड्रॉप किया था और ड्रॉप करने के बाद मैं मतलब एक साल ड्रॉप करके मैंने कोचिंग ली, उसके बाद मैंने नीट का एग्जाम दिया था। तो ये हुआ था कि नीट में मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी, मार्क्स थोड़े कम आए थे। फिर उसके बाद मुझे मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा मिला। 1 महीने के अंदर मैंने तैयारी अच्छी सी कर ली और मैंने मतलब एम्स का जो था थोड़ा पैटर्न अलग होता था। कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चंस आते थे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा आते थे और उसमें जीके के क्वेश्चंस आते थे। फिर रीजनिंग के जो जो एसएससी वगैरह में आते हैं वैसे वैसे रीजनिंग के पजल वाले क्वेश्चंस आते थे। तो मतलब इंटरेस्टिंग पेपर हुआ करता था। तो उसके बेसिस पे तो मतलब कि मैंने उसमें सिलेक्शन ले लिया। तो मेरी उसमें रैंक अच्छी आ गई थी और मैंने एम्स सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद तो फिर मुझे मतलब कि फिर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस टाइम पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये ओपन राउंड, ये 4 राउंड हुआ करते थे। तो ओपन राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने फिर वहां पे एम्स मंगलगिरी में वो कर लिया, एडमिशन ले लिया। तो सर अभी जो एग्जैक्ट सिचुएशन आई है नीट 26 में कि री हम्म, नीट हो रहा है, तो आप जो बता रहे हो कि आपका जो फर्स्ट नीट का पेपर था वो उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन आपने 1 महीने में अपने हम्म, आप के अंदर इतना इंप्रूवमेंट किया कि आपको एम्स मिल गया हम्म, एम्स के पेपर में। हम्म, आपने वो हम्म। 1 महीना किस तरीके से यूटिलाइज किया? क्योंकि अभी जो रीनीट का पेपर दे रहे हैं बच्चे, उनके सामने सेम सिचुएशन है कि जिनका अच्छा नहीं गया है वो 1 महीने में खुद को किस तरीके से इंप्रूव करें जैसे कि आपने किया था। तो आपकी स्ट्रेटेजी अगर आप शेयर करो ताकि वो स्टूडेंट को हेल्प कर सके। देखो यार, मैं तो यही बोलूंगा कि इस टाइम पर है ना जो लोग होते हैं वो बीच में फंसे रहते हैं कि तैयारी तो कर ली है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया है और हम इस एक साल को वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो यार हमें मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, हम हथियार डाल के बैठ नहीं सकते। तो ये होता है कि हमारे पास मतलब हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है और उसको हमें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। तो एक साल हमने प्रिपरेशन कर लिया है तो लेकिन हार नहीं माननी है मतलब, और डरना भी नहीं है। तो मैंने ऐसा किया था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, एक आशा की एक किरण दिखी कि 1 महीने बाद एम्स का एग्जाम है। तो उसमें मतलब जैसा अभी एक सिचुएशन है, एग्जैक्ट वैसी सिचुएशन थी। मतलब उस टाइम पर तो ऑफिशियली वो एग्जाम था मेरा, पर ये आपका नीट का ही हो रहा है दोबारा। तो आप बिल्कुल वैसे ही सोच सकते हैं। तो 1 महीने के अंदर बिल्कुल डुएबल है ये टास्क जो है ना। आप क्रैक कर सकते हो एम्स को, इतना ही मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं बताऊंगा मतलब दो टाइप के यहाँ पर लोग हैं, एक वो जिनका सिलेक्शन हो रहा था और अब मतलब कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया है, और दूसरे टाइप के लोग हैं जिनका नहीं हो रहा था, जिनके मार्क्स कम आए थे लेकिन वो भी अब इंप्रूव कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने किया था कि कौन मतलब कि मैंने मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बहुत अच्छे से क्लियर थे। और मैं मतलब कि थ्योरी वगैरह मैंने रट ली थी और पढ़ लिया था ये सब। लेकिन उस 1 महीने के अंदर ना मोमेंटम नहीं खोना चाहिए। हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना चाहिए। फिर मैंने हर ऑल्टरनेट डे पे जैसे 2 या 3 दिन पे मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो मैंने पूरे पूरे के पूरे सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। 2015-16 ये सब थे, ये मैंने मतलब कि सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। और पहले तो पता होना चाहिए कि किस टाइम हो रहा है, जोन सी जो भी आपकी शिफ्ट है, जैसे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है या आफ्टरनून शिफ्ट है, आपको मतलब कि उसी शिफ्ट के टाइम पे एग्जाम करना है। जैसे कि 9 या 10 बजे जो भी जब भी पेपर है आपका, आप उसी टाइम पेपर लेके बैठ जाओ, नहा धो के बैठ जाओ, नाश्ता करके बैठ जाओ और फुल फोकस्ड मोड में मतलब कि सोचो कि आपका एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल उसी को आप विजुलाइज करो कि आपका आप ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और ये मार्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर मेन चीज जो होती है इन प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जब तक आप उसको एनालाइज ना करो, पूरा पेपर एग्जाम मतलब अगर सॉल्व कर लोगे, फिर उसके बाद आपके कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे। जो सही होंगे उससे तो हमें मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है, इतना ज्यादा हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो गलत है, जो रॉन्ग है आपके, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंप्रूवमेंट वहीं होगी जहां पर गलत आप मतलब कि गलत को आप सही में कन्वर्ट करोगे। तो वही था, मैं मतलब कि सारे के सारे गलत वाले देख देख लेता था और उसको मैं दोबारा से मतलब कि
पढ़ता था उस टॉपिक को, क्योंकि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो होते हैं ना, दोबारा रिपीट होने के चांसेस उसके हाई होते हैं। तो यही था, तो फिर मैंने उस पे ध्यान दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पे ध्यान दिया, और जो असर्शन रीज़निंग के थे उस टाइम पे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे निकाले, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। असर्शन रीज़निंग के जो थे वो मेरे उसमें फिज़िक्स में आते थे, अब तो आती नहीं है, अब तो इसके बारे में बात करना ही बेकार है। मेरे फिर मैंने जो था बायो की एनसीईआरटी वो तो रटनी ही है आपको, और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक हो गई, फिर ऑर्गेनिक हो गई, ये तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है? पी-वाई-क्यूज़ ये सारे मैंने फिर एनसीईआरटी की थ्योरी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स थे, उसकी जो थ्योरी थी, वो मैंने वहीं से याद करनी स्टार्ट कर दी। मतलब वहीं से मैंने थ्योरी बुक से पढ़नी स्टार्ट कर दी। फिर ऐसे-ऐसे करके अपनी मिस्टेक्स को मैं कम करता गया, और मेरी प्रिपरेशन हो गई। ठीक है सर। तो अब जो बंदा एम्स मंगलागिरी ले रहा है, तो उसकी सिटी लाइफ और जो हुँ, मेन सिटी से एम्स की कनेक्टिविटी है, वो कैसी है? हुँ। देखो मैं बता रहा हूँ कि जितने भी न्यूअर एम्स हैं ना, उनमें मुझे लग रहा है कि एम्स मंगलगिरी की कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट है। क्योंकि साउथ इंडिया का हमारा सबसे पहला एम्स है एम्स मंगलगिरी। दूसरे नंबर पे ये आया एम्स तेलंगाना जो बीबी नगर में है। अब लोग बोलते हैं कि वो हैदराबाद के पास है। हैदराबाद से बहुत दूर है वो। वो एक विलेज में पड़ता है, बीबी नगर जो है, एक विलेज टाइप एरिया है वो। तो और उसके कंपैरिज़न में मैं बताऊँ कि एम्स मंगलगिरी जो है, विजयवाड़ा से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है। विजयवाड़ा एक प्रॉपर सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, और मंगलगिरी भी सिटी है। मतलब विलेज नहीं है वो भी ठीक-ठाक सिटी है, रोड्स वगैरह सब अच्छी है उसकी, और बाकी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी। लेकिन आधे घंटे की दूरी पे विजयवाड़ा है, और वहाँ पर आप घूम सकते हो, जहाँ भी जा सकते हो, एयरपोर्ट है वहाँ पे, रेलवे स्टेशन है, सब है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कनेक्टिविटी में। ठीक है सर। तो अब जो है कि एम्स मंगलागिरी में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको हॉस्टल किस तरीके से मिलता है? सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी है, या फिर जो भी हॉस्टल मिल रहा है, उसके अंदर खुद कस्टमाइज़ेशन कर सकते हो रूम के अंदर, या नहीं कर सकते हो? देखो हॉस्टल जो है, सबसे पहले एम्स के अंदर, हमारे हमारे एम्स के अंदर डबल ऑक्यूपेंसी वाला है। मतलब कि एक रूम के अंदर 2 लोग रहते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तक जो है, वो उनको डबल रूम मिलता है, अलॉट होता है। क्योंकि वो बनाए गए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि सिंगल रूम के लिए कह रहे हैं लोग, लेकिन वो पहले से ही डबल रूम की ऑक्यूपेंसी वाला जो हॉस्टल है वो बन चुका है। तो आप कुछ चेंज तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन थर्ड ईयर तक जो है, पहले रूममेट्स रहते हैं साथ-साथ, 2 लोग रहते हैं। और फिर फोर्थ ईयर में जो है, आपको दूसरा सिंगल रूम वाला अलॉट हो जाता है। फोर्थ ईयर में और उसमें इंटर्नशिप में, और पीजी में तो मिलता ही है आपको सिंगल रूम वाला। लेकिन इसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी रूममेट साथ-साथ रहते हैं ना, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले पढ़ाई में मोटिवेशन मिलता है आपको, क्योंकि दूसरे आदमी को देखोगे तभी पढ़ाई में मोटिवेशन मिलेगा। अकेले-अकेले रह के तो डिप्रेशन में जाता है आदमी, लोनली हो जाता है, और कुछ मतलब कि ऐसे बेकार ख़्याल आते हैं। तो मतलब कि 2 एक साथ होता है ना, साथ मतलब एक आदमी होता है ना साथ में, तो साथी मिल जाता है, फ्रेंड मिल जाता है। कुछ लोगों को फ्रेंड बनाने की आदत नहीं होती है, सिंगल रहना पसंद करते हैं। तो सा एक वो मिल जाता है, मतलब वो एक मतलब कि पार्टनर मिल जाता है, और उसके सुख-दुःख बाँट सकता है, और सही है, टाइम पास भी कर सकते हैं, रात को मज़ाक-मस्ती भी कर सकते हैं, खूब मज़ा आता है। मेरे साथ तो मतलब मेरा रूममेट था, बहुत अच्छा था, हर जगह मेरे को हेल्प करता था, तो मुझे तो मज़ा आया। ठीक है सर। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द पीपल फेस करते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग फूड, क्योंकि पढ़ाई कैसी हो रही है वो हुँ, साल की एंडिंग में पता चलेगा। बट फूड कैसा है हुँ, वो मुँह में जाते ही विद इन द हुँ, सेकंड्स आपको पता चल जाएगा, और वो आपको दिन हुँ, में हुँ, डेली 3 बार कंज़्यूम करना है। तो हाउ इज़ द हुँ। मेस फूड ऑफ एम्स मंगलागिरी? देखो यार, मेस की हालत तो सबको पता ही है। हर को कॉलेज से लेके कोचिंग में, हर जगह मेस का फूड खराब ही रहता है। मैं बताऊँ, खाना कहाँ पर अच्छा होता है? सिर्फ़ रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहाँ पर पैसे देकर, उसी दिन पैसे देकर खाना होता है। अब जहाँ पर आपको महीने में पेमेंट करनी होती है ना, जैसे महीने के स्टार्टिंग में आपने पेमेंट की, फिर एंड तक आते-आते उसका खाना खराब हो ही जाता है। क्योंकि वो जो हैं बनाने वाले जो हैं, शेफ़ वग़ैरह जो भी हैं, उनमें कुछ मोटिवेशन नहीं होती है अच्छा खाना बनाने की, ना उनकी कोई तारीफ़ करता है खाने की। अब वही है कि उनको मंथली पेमेंट मिल जाती है महीने के लास्ट में, और फिर वो अपने हिसाब से खाना बनाते हैं। बस वही है। तो देखो, हमारे जो कॉलेज का था, स्टार्टिंग में तो बहुत बेकार था। स्टार्टिंग में बहुत बेकार था। और अब जो हो रहा है, धीरे-धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है। अब नए-नए बच्चे आ रहे हैं, और सब जैसे-जैसे भीड़ होती जा रही है, और बहुत सारे मतलब टेंडर्स हमने पास करवाए कि इससे अच्छा जो इससे बेटर ऑप्शन है, वो आ सकता है कि नहीं। तो नए-नए हम बेटर-बेटर लोग लाए, हम नॉर्थ से लाए, और जो डाइट होती है वो मिक्स्ड रहती है। मतलब साउथ का भी खाना भी होता है, और उसका नॉर्थ का भी होता है। दोनों मिला के होते हैं। नॉर्थ के पराठे भी मिलते हैं, साउथ का डोसा भी मिलता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर जो मेस और फीस वगैरह है, पूरा स्ट्रक्चर, जो हुँ। आपकी जो नॉर्मल फीस होती है वो तो शायद 5-8 5-6 होगी। हाँ, हाँ, बट उतनी है। मेस की फीस कितनी है? मेस की फीस हुँ। वगैरह सारी फीस मैं चाहता हूँ आप ब्रेक डाउन करें एक बार। वो जो इंटरनल फीस होती है, वो मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। अच्छा, तो देखो, जो 5,000, 600 या 800 होती है, वो तो अपनी प्रॉपर जो ऑफ़िशियल फीस होती है, वो एम्स की, वो सेपरेट होती है, ठीक है? फिर उसके बाद जो होती है, मंथली फीस आती है मेस की।
बेसिकली मेस की ही फीस होती है और कुछ फीस नहीं होती है। तो मेस की फीस आपकी वेरी करती है, जैसे कहीं पर सस्ता खाना है, तो कहीं पर जैसे 3000 होती है, कहीं पर 2500 भी हो सकती है, 3000 हो सकती है, 3500 भी हो सकती है। हमारे यहाँ पर इतनी रहती थी, 3500 के आस-पास ही रहती थी। तो सर मंथली जो फीस है वो पर डाइट के हिसाब से कैलकुलेट होगी या एक फिक्स्ड फीस है? वो होती थी पर डे के हिसाब से, जैसे पर डे की 120 110 के आस-पास होती थी पर डे की, और उसके अंदर 4 टाइम की मील मिलती थी आपको। जैसे मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर ये आपको इवनिंग में स्नैक्स होते थे और ये आपका डिनर होता था, 4। अच्छा, तो सर जिस दिन कोई छुट्टी है तो उसकी उस दिन की फीस नहीं लगेगी? नहीं, 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 ऐसा नहीं होता। देखो मंथली पेमेंट कर रहे हो तो अब बीच में छुट्टी हो गई तो उसकी भी फीस तो जाएगी ना। पर एक जगह होती है जहाँ पर आपको कंसेशन मिल जाता था, जैसे कि आपकी समर वैकेशंस आ गई, तो उस दिन आप काट सकते हो अपनी फीस कि देखो यार मैं 15 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, तो इस दिन की मुझे फीस कटवानी है, तो कैंसल कर सकते हैं वहाँ से 15 दिन के लिए। ऐसे नहीं कि यार 1-2 दिन के लिए मैं चला गया फिर वहाँ की वो काटे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप लंबी छुट्टी पे जा रहे हो तो आप कटवा सकते हो फीस को? हाँ, लंबी छुट्टी के लिए जा रहे हैं, जैसे वेकेशन हो गई, जो मतलब कि वो समझ सकता है कि इस बात को कि कोई कुछ वो है, क्या कहते हैं उसको, कोई मजबूरी है, फिर या कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो इस वजह से वो मेस वाला भी समझेगा। अब भाई मेस वाला अपना नुकसान क्यों कराए 1-2 दिन के लिए? ओके सर। अ, अब जो अगला हुँ, सवाल है कि एम्स नया है तो इसके अंदर जिम हुँ। और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अभी तक डेवलप हुई है या अंडर डेवलप्ड है? देखो यार, जब मैं पास आउट होने वाला था, मतलब कि फाइनल ईयर, मतलब 3rd ईयर में तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ आ गई थी। जिम नहीं आया था। स्पोर्ट्स में मतलब कि स्पोर्ट्स में मैं आपको बता रहा हूँ, टीटी है और टेबल टेनिस हो गया, और आपका ये जो लॉन टेनिस होता है, क्रिकेट ग्राउंड होता है, और ये फुटबॉल ग्राउंड होता है। ये फुटबॉल ग्राउंड जो होता है क्रिकेट के ग्राउंड में ही होता है, तो उसको उसी के अंदर रखते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, ये सब कैरम वगैरह, ये तो फिर इंडोर गेम्स हो गए, ये सब है उसमें। 3rd ईयर में आ गया था। फिर लेकिन जिम अब तक डेवलप नहीं हो पाया है। अभी तो मैं पास आउट 1 साल हो गया मुझे पास आउट हुए, तो अभी तक तो जिम डेवलप नहीं हुआ है। वो होने वाला है जिम डेवलप। तो उसका है, प्रपोज़ल भी दिया हुआ है। मेरे ख्याल से हो जाएगा कुछ दिनों में। मशीन्स वगैरह लाके रखे हुए हैं वो लोग, पर उनको जगह चाहिए बस। ओके सर। तो एक जो है कि नए जो हॉस्पिटल्स हैं, नए जो कॉलेजेस हैं, उनके अंदर पेशेंट फ्लो काफ़ी कम रहता है। हुँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को कॉलेज लेने सोचते हैं कि हमें क्लिनिकल एक्सपोज़र कंपैरेटिवली कम मिलने वाला है। तो आप तो इंटर्नशिप वगैरह भी खत्म कर चुके हो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हुँ। कि एक पेशेंट एक्सपोज़र सफिशिएंट था या फिर कि पेशेंट एक्सपोज़र आपको भी कम लगा? देखो यार, ये जो सब ये ना चोंचले हैं कि पेशेंट एक्सपोज़र चाहिए ये वो। देखो यार, अगर मॉडरेट भी पेशेंट एक्सपोज़र होगा ना, तो भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फिर बाद में ना वही पेशेंट एक्सपोज़र ना आपको बोझ लगता है इंटर्नशिप में। तो हमारे में ना मॉडरेट था। देखो एम्स दिल्ली में जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, पागल हो जाओगे, इतने पेशेंट देख-देख के। मतलब एक दिन में मेरे को लगता है कि करीब 7 से 10,000 लोग आते हैं एक दिन में ओपीडी में, 7 से 10,000 लोग। हमारे में आते थे 3 से 4,000 लोग, हमारा ये रहता है पेशेंट फ्लो ओपीडी का, 3,000 के आस-पास, ठीक है? लेकिन उनमें बहुत कुछ वैरायटी के पेशेंट्स आते हैं और सीखने को मिल जाता है आपको, इतना कुछ नहीं है, और मैक्सिमम तो आपको बुक से ही पढ़ना है ना, और या फिर अगर आपको कोई पेशेंट देखना है तो यूट्यूब पे देख सकते हो, कहीं देख सकते हो ना, ऑनलाइन गूगल पे देख सकते हो। इतना कोई वो नहीं रहता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और जितना पेशेंट एक्सपोज़र चाहिए उतना काफ़ी है, मतलब उससे भी हो जाता है। फिर इंटर्नशिप में आते-आते ना, फिर वही आपको जब पेशेंट मिलते हैं ना देखने के लिए, उनकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, उनके रिपीट्स लिखने पड़ते हैं, रिपीट्स मतलब कि डेली नोट्स लिखने पड़ते हैं, तब पता चलता है वही पेशेंट एक्सपोज़र कितना भारी पड़ता है अपने ऊपर। क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट एक्सपोज़र है, उन स्टूडेंट्स की पीजी की प्रिपरेशन भी थोड़ी-सी मतलब हैम्पर्ड होती है। हाँ, ये तो है ही। ये तो है ही। देखो, जिसको प्रिपेयर करना है इंटर्नशिप के साथ-साथ, जैसे मैंने इंटर्नशिप के साथ-साथ प्रिपेयर नहीं किया था। अब मैं जो है, मैंने उसके बाद 1 साल ड्रॉप लेके अब मैंने प्रिपेयर किया है। जो इंटर्नशिप के साथ-साथ करते हैं, तो उनका सारा ध्यान तो पेशेंट उसमें ही रह जाता है, पेशेंट एक्सपोज़र में, पेशेंट को का इलाज करने में, ट्रीटमेंट में, वहीं पे रह जाता है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ने का। तो यही है। लेकिन जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, जिनमें मतलब कि जो जीनियस लेवल के लोग हैं, वो तो पढ़ ही लेते हैं। उनका तो रैंक आ ही जाती है, फिर भी मैंने देखा है। कुछ 3-4 लोगों की आ ही जाती है रैंक। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, मतलब मॉडरेट, मीडियोकर टाइप लोग, तो उनको तो वही थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, मतलब हॉस्टल में जाके मतलब पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो पाता, साथ-साथ पेशेंट भी देख रहे हो, साथ-साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो फिर 1 साल ड्रॉप लिया है, तो मैं इसमें प्रिपेयर कर रहा हूँ कोचिंग-वोचिंग लेके ऑनलाइन। अच्छा सर। एक ये है हुँ, कि जो भी बच्चा कॉलेज में जा रहा है नया, नॉट ओनली हुँ, एमबीबीएस, आईआईटी वगैरह किसी भी कॉलेज में जाए, उसको एक डर रहता है कि हाउ माय सीनियर विल ट्रीट मी, दैट इज़ रिगार्डिंग रैगिंग एंड हुँ, जूनियर सीनियर इंटरेक्शन। तो वो एम्स मंगलागिरी का एक्चुअल ट्रेंड है, क्योंकि आप तो पास आउट हो चुके हो। आप तो पूरी रियलिटी बताओगे तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोल हुँ, सकता है। हुँ, हुँ, हुँ।
देखो यार, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो भी किसी ने कुछ नहीं बोला था। मतलब ये है, एम्स मंगलगिरी की रैगिंग, कुछ नहीं है। बस नाम और जगह, उससे ज़्यादा मुझसे कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। क्योंकि जब मैं गया था ना, मैं सेकंड बैच था मेरा। फर्स्ट बैच वाले थे, उनको पता नहीं था कि रैगिंग करनी कैसे होती है। क्योंकि उनकी खुद की रैगिंग हुई नहीं, उनकी खुद की तो हुई नहीं, तो उनको ये भी नहीं पता था कि रैगिंग करनी कैसे होती है। तो बस ये था कि उन्होंने फिर मुझसे नाम पूछा, बस थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था और धीरे-धीरे करके ऐसे ही नॉर्मली बात करते, जैसे हम अपने दोस्तों से करते हैं, अपने बड़ों से करते हैं, वो वैसे ही नॉर्मल बात करते थे और बस हो गया ऐसे। पर लेकिन जो रैगिंग होती है ना, वो बेनिफिशियल भी होती है। देखो पॉजिटिव वे में लेना लेना चाहिए रैगिंग को। रैगिंग मतलब कि रै वो ज 2 टाइप की रैगिंग होती है। एक तो वैसी होगी जो वर्बली हो गई, लेकिन दूसरी जो लोग करते हैं ना, जैसे मारा-पीटी हो गई, वो रैगिंग नहीं होती है, वो तो बेकार चीज़ है। असॉल्ट हो जाता है वो तो अब पूरा। हम जो करते हैं मतलब कॉलेज में, वो नॉर्मल होती है, वो इंटरैक्शन होता है वो। मतलब जो इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए होता है वो। मतलब उसके अंदर का टैलेंट बाहर निकालो, वो बोलना थोड़ा सीख जाए आदमी, क्योंकि एलन से पढ़ के आता है आदमी, फिर यहाँ पे कोचिंग में पढ़े-पढ़े 1 साल, वो एकदम अकेला हो जाता है। उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, कुछ नहीं कर पाता है वो। फिर उसका डेवलपमेंट जो होता है ना, वो सीनियर्स करते हैं। उसको नचा के, गाना-वाना गवा के, तो अंदर का टैलेंट ऐसे बाहर निकलता है। फिर फ्रेशर्स पार्टी पे उनका टैलेंट देखने को मिलता है। तो मतलब अच्छी चीज़ है ये। हाँ, वो तब इसलिए अभी तो बहुत सारी जगह पे इसका नाम भी चेंज करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं वो। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बोल रहे हैं कि कह सकते हैं इन द सेंस। तो सर एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एमबीबीएस जॉइन हुँ, करने के बाद आपको कोई बिगेस्ट हुँ, शॉक आफ्टर जॉइनिंग एमबीबीएस की मैं तो सोच रहा था कि एमबीबीएस जॉइन करने के बाद ऐसा कुछ होगा, बट द रियलिटी वाज़ हुँ। टोटली डिफरेंट। अच्छा, तो ये होता है कि भाई कॉलेज लाइफ़ है, एन्जॉय करेंगे। मतलब ज़्यादा मैंने ये सोचा कि ज़्यादा पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करूँगा, पढ़ाई-वढ़ाई जितनी कर ली, तो अब मैं मतलब मौज-मस्ती करने जा रहा हूँ, क्योंकि यही 4-5 साल हैं, इन्हीं में मौज-मस्ती करनी है। लेकिन बाद में जाके पता चला कि यार फर्स्ट ईयर में ही कि यार जब फर्स्ट पे एग्ज़ाम होता है ना, फिर उसमें रिज़ल्ट्स आते हैं, जब फेल होते हो, तो पता चलता है कि यार पढ़ना तो पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। अब डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, मौज-मस्ती तो साइड है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। और जैसे थोड़ी मेरे को ड्राइंग वगैरह का शौक था, फिर ऐसे करके वो सब छोड़ा मैंने, सब धीरे-धीरे करके छोड़ता गया। फिर बाकी सब शौक वगैरह भी छोड़ दिए, जो भी था मतलब मेरे को, मतलब थोड़ा बहुत गाने-वाने का भी शौक था, वो भी छोड़ दिया। बस यही है कि मेन प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई थी, फिर उसके बाद फिर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो जो ये होता है पढ़ाई पे पूरा ध्यान होता है। फिर सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। सेकंड और थर्ड ईयर जो होते हैं आपके, मतलब ऐसा मान लो कि वो एन्जॉयबल पीरियड होता है, हनीमून पीरियड कहते हैं उसको सेकंड ईयर को। पर एम्स में जो होता है, वो एम्स में जो होता है थर्ड ईयर होता है। क्योंकि जो सारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं ना, वो सेकंड में होते हैं। सेकंड ईयर में सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। थर्ड ईयर में कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है? स्टेट कॉलेजेस में होता है थर्ड ईयर में फाइनल एग्ज़ाम। सर हमारे होता लेकिन है सर। एम्स में नहीं होता है। हाँ, एम्स में नहीं होता है। एम्स में बस ये होते हैं जो मतलब छोटे-मोटे इसके बाद होते हैं। अपना ये होता है ना, सेमेस्टर खत्म होने, सेमेस्टर एंडिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, बस ये होते हैं और ये इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होते। बस तो थर्ड ईयर में इंटरनल्स है वो मतलब तो हो कि जाएगा। हम जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, थर्ड ईयर में जो चाहे कर सकते हैं। मैंने जैसे यूट्यूब चैनल खोला, सेकंड ईयर में खोला था, फिर थर्ड ईयर में भी कंटिन्यू किया उसको और फिर थोड़ा बहुत अपने आर्ट वगैरह पे भी फ़ोकस किया था। तो मतलब ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनल ईयर में दोबारा पढ़ाई वाली फ़ेज़ में सब कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। सर कॉलेज जॉइन करने से पहले वैसे अभी तो आपका मतलब कॉलेज आपने जब जॉइन किया था तब तो काफ़ी नया था। बट अभी यूट्यूब हुँ, पे आपके कॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें अवेलेबल है। बट बहुत सारी चीज़ें हुँ, ऐसी होगी जो लोग यूट्यूब पे डालते नहीं हैं। हुँ, अबाउट ईच एंड एवरी कॉलेज हर एक कॉलेज की कुछ चीज़ें होती हैं। तो आपको एक ऐसी चीज़ रिवील हुँ। करना चाहो कि ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी नहीं, बट जैसे ही आप जॉइन करोगे ये कॉलेज तब आपको ये कुछ चीज़ें पता चलेगी। स यार सोचना पड़ेगा यूट्यूब पे तो उम, जैसे जैसे ये बोल दूँ मैं, रिलेशनशिप वगैरह बोल दूँ, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, वो आपको यूट्यूब पे तो मिलेगा नहीं। तो ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है, सेकंड ईयर में इनके पक्के हो जाते हैं, फिर घूमने चालू हो जाते हैं। तो ये तो वैसे मेरा क्वेश्चन था सर कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग हुँ, दिस? रिगार्डिंग क्या रिलेशनशिप? हाँ सर। यार देखो, रिलेशनशिप जो होता है ना, वो मतलब सिनर्जिस्टिक होना चाहिए। सिनर्जिस्टिक मतलब एक मेडिकल टर्म है कि जो पार्टनर तुम्हारे साथ है, उसका भी डेवलपमेंट हो और तुम्हारा भी डेवलपमेंट हो। मतलब तुम दोनों ग्रो करो लाइफ में। मतलब सिर्फ़ यही नहीं, सिर्फ़ प्यार करना ही नहीं होता है, मतलब सिर्फ़ लव ही नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए, दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये है रिलेशनशिप का, ये होना चाहिए। वो गोगा सर बताते हैं 2 + 2 = 5 जी। हाँ, हाँ, वही। 2 + 2 = 5 हाँ, मतलब दोनों, मतलब अकेला जो आदमी है वो तो इतना नहीं कर पा रहा है, लेकिन किसी और के साथ मिलके वो बहुत कुछ कर पा रहा है। तो ये होता है असली पार्टनर। एक कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने नीट की प्रिपरेशन की कि ड्यूरिंग द नीट कुछ ऐसी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन जो अवॉइड हुँ, करे अगर तो बहुत हुँ। ज़्यादा मतलब वन मिस्टेक जो आपको लगती है कि दे शुड अवॉइड दैट। देखो यार, सबसे पहले जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ना करना, ये सबसे
बड़ी मिस्टेक है। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को तो करना ही चाहिए, वो तो रटे होने चाहिए फिंगर टिप्स पे कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने दिखा, ये पीवाईक्यू है, इसका आंसर ये है, मार्क करो, हटो। दूसरा, लोग एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते हैं। जैसे बायो पे तो मैंने देखा है कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, उस पे करना चाहिए। और फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरेटिकल मतलब चैप्टर्स हैं, जैसे कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, लाइट वाले चैप्टर हो गए, मैग्नेटिज्म हो गया, इन पे एनसीईआरटी से ही फोकस होना चाहिए, एनसीईआरटी में ही फोकस होना चाहिए, इन चैप्टर्स पे। बाकी जो अपने जो ये हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो तो हर जगह से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड जो मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल जो है लेवल जो है फिजिक्स का बढ़ता जा रहा है। तो मैंने जो किया था अपने टाइम पे जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जेईई मेंस के। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जेईई मेंस के मैंने किए थे। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन्स कॉपी हो जाते हैं। नीट जो होता है कॉपी करता है इधर से उधर से। तो बायो की तो कॉपी नहीं कर सकता, जेईई मेंस में बायो आती नहीं है, मैथ्स आती है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। तो वहाँ से क्वेश्चन्स आ सकते हैं। तो वहाँ से भी लोगों को करने की सोचना चाहिए। सर सेम क्वेश्चन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस और आप तो वैसे पूरे एमबीबीएस कर चुके हो, तो ड्यूरिंग द एमबीबीएस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दे शुड अवॉइड, जो भी बच्चा एमबीबीएस में एंटर कर रहा है या जो पढ़ भी रहा है अभी, अकॉर्डिंग टू यू, आपके जो एक्सपीरियंसेस है? देखो सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है दोस्तों में घूमना, आवारागर्दी करना। मतलब कि लोगों स्टार्टिंग में जैसे पूरा 1 साल होता है, स्टार्टिंग के 6 महीने जो है आराम करते हैं, टाइम पास करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो डे 1 से लेके डे एंड तक। मतलब ये दोस्तों-वोस्तों में घूमना-फिरना कम करो, क्योंकि जो दूसरा दोस्त होता है ना, वो शायद मोटिवेटेड ना हो, तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा, तो मतलब कि तुम्हारा भी टाइम पास करवाएगा और फिर तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, तो उसको छोड़ो। मतलब दोस्त जैसे बुला रहा है कि चल यार कहीं बाहर घूमने चलते हैं, चल यहाँ पे चलते हैं, पेपर तो आ जाएगा, अभी बहुत टाइम है। तो मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाई तुम कंसिस्टेंसी मैटर करती है और तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। देखो, हफ्ते में ये बहुत लोग बोलते हैं, हफ्ते हफ्ते में जैसे तुम हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहे हो जैसे और 2 दिन जैसे 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, उससे अच्छा है तुम हर रोज 6-6 घंटे पढ़ लो। ओके सर, एज अ एम्स मंगलागिरी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट जो बाहर रह रहा है उसका मंथली एक्सपेंसेस कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? देखो यार मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपेंसेस था ना सबसे मिनिमम था। तो देखो अपने जो ऑफिशियल फीस है वो हटा दो। मंथली एक्सपेंस में जैसे कि मान ली 3000 आपकी 3000 से 3500, ये तो हमने मेस की फीस मान ली, ठीक है? फिर इसके बाद महीने में बच्चों को जैसे कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा बाहर से खाना-पीना होता है, तो आप उसकी मान के चल सकते हैं कि जैसे कुछ भी जैसे कुरकुरे हुए, चिप्स हुए, ये सारी चीज़ें, फास्ट फूड हो गया, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ होती है बाइक। अब जैसे आपके पास बाइक नहीं है तो बहुत बढ़िया, अगर बाइक है तो उसके अंदर पेट्रोल डलता है और पेट्रोल तो महँगा हो ही रहा है, आपको पता है। मैं तो बोलूँगा कि बाइक आप ऐसी लो जिसका माइलेज सबसे ज़्यादा हो या फिर उससे पहले स्कूटी भी ले सकते हो। अगर जिसको स्कूटी लेनी है तो वो तो बढ़िया है, जैसे क्योंकि उसकी माइलेज ज़्यादा रहती है और बाकी वैसी बाइक लो जो जिसकी माइलेज ज़्यादा हो। बाकी और तो कोई एक्सपेंसिव होते नहीं है इतने। तो थोड़ा बहुत वैसे बाहर आपका खाने का मन कर गया रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे खर्चा हो जाता है, बस। सर एम्स मंगलागिरी में जो इंटर्नशिप होती है वो कितनी ज़्यादा हेक्टिक रहती है एंड व्हाट इज स्टाइपेंड गिवन फॉर दैट इंटर्नशिप? भाई देखो अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी 8th पे कमीशन तो आया नहीं है, 7th पे कमीशन ही हम मेरे टाइम पे चल रहा था, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली मेरे को मिल रही थी 30,000, टोटल 30,000 1 महीने की मिल रही थी और मुझसे पिछले बैच वाले सीनियर्स को मिल रही थी 24,600 के आसपास। तो हमारे बैच में मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे थोड़ा बढ़ के स्टाइपेंड मिली। तो मतलब 3,000 एक सिंगल आदमी के लिए वो रहती है, मतलब सफिशिएंट रहती है, जो कि हॉस्टल में है। ओके सर, सर एक क्वेश्चन आया है, निखिल माथुर सर शायद ये डॉक्टर है, कैन यू प्लीज टेल अबाउट सर्जरी पीजी रेजिडेंसी एट एम्स मंगलागिरी? देखो मैं बताऊंगा कि सर्जरी पीजी रेजिडेंसी नॉर्थ के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है एम्स मंगलगिरी में, क्योंकि नॉर्थ में बहुत हेक्टिक रहती है और आपको बहुत टॉर्चर भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक डिपार्टमेंट होते हैं, आपको गाली भी दे देते हैं हिंदी में। लेकिन साउथ में जो होता है, मतलब साउथ वाले लोग होते हैं, तेलुगु वगैरह आती है, तो वो बहुत डिसेंट लोग रहते हैं, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं करते हैं, डाँटते नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो डाँटते हैं यार, इतना तो मतलब कि करना ही चाहिए, तभी आदमी सीखेगा। और केसेज़ जो होते हैं कंपैरेटिवली कम है, मतलब थोड़े बहुत कम है, फिर भी ठीक है, सफिशिएंट है। लेकिन वर्कलोड जो है कंपैरेटिवली नॉर्थ के वो सही है, मतलब कम ही है। तो सर वैसे तेलुगु में गाली देंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगी, नो टेंशन, उसमें कोई लोड भी नहीं है। और होती भी 1-2 ही गालियाँ हैं। अच्छा तो सर वैसे यही क्वेश्चन था मेरा अगला कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से साउथ में जा रहे हैं तो क्या वो कोई लैंग्वेज बैरियर फेस करते हैं? हाँ। क्या आपने आपकी जो एक्सेंट से लग रहा है कि शायद आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो क्या आपने कोई लैंग्वेज बैरियर फेस किया? हाँ, हाँ। देखो मैं बताऊँ कि लैंग्वेज बैरियर तो है, वहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। साउथ में तो यही है कि हिंदी कम लोगों को आती है और जो आती है वो
टूरिस्ट प्लेसेस में आती है लोगों को, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम अच्छी जगह है, हैदराबाद हो गया, वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को हिंदी आती है। लेकिन हमारा कॉलेज है सेंट्रल में, मतलब सेंट्रल आंध्र प्रदेश में, तो वो हो गया विजयवाड़ा के आस-पास, तो विजयवाड़ा में टूरिस्ट प्लेस नहीं है वो, पर लेकिन वो ये तो बहुत कम लोगों को हिंदी आती है वहाँ पे, मतलब समझ नहीं पाते, हमें सीखनी पड़ेगी तेलुगु, मतलब 50% तेलुगु में जो मेडिकल तेलुगु है, मतलब मेडिकल टर्म्स होती हैं, उनकी तेलुगु सीख लो, तो काम चल जाता है, हो जाता है। मैंने भी 50 मुझे भी 40-50% ही आती है, अभी तक मुझे फुल तेलुगु नहीं आई है। बस यही है। तो अब मैं कुछ 1-2 ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कि अगर सपोज़ करो आपको नीट की कोचिंग करवाने का मौका मिले, एंड सपोज़ आपको आपके मार्क्स ठीक थे, मतलब नीट के मेरे टाइम पे भी ठीक थे और एम्स में भी ठीक थे, आपको एम्स मंगलागिरी भी मिल रहा है, लेकिन आपको अपने आस-पास का कोई दूसरा कॉलेज भी मिल रहा है। तो व्हाट शुड यू प्रेफर? देखो आप क्या प्रेफर करोगे? देखो उस टाइम पे तो मेरे साथ ठीक ही हुआ था जो तुमने बोला है। मुझे एम्स रायबरेली मिल रहा था, जो दिल्ली के पास है। एम्स रायबरेली यूपी में पड़ता है, दिल्ली के पास है। मुझे एम्स रायबरेली मिल रहा था, मुझे एम्स कल्याणी मिल रहा था, जो उसमें है वेस्ट बंगाल में, और मुझे एम्स देवघर मिल रहा था, जो उसमें है एमपी से नीचे, शायद कहाँ पर एमपी के नीचे पीछे है, वहीं पे आसपास में, मतलब वो नॉर्थ का ही है। हाँ, छत्तीसगढ़ में है, वो भी मिल रहा था मुझे। लेकिन मैंने चूज़ किया एम्स मंगलगिरी, क्यों? क्योंकि वो 1 साल ज़्यादा था, मतलब कि 1 साल उसका हो चुका था, और ये जो 3 थे वो उस टाइम पे नए-नए आए थे। तो मैंने वही चूज़ किया, बल्कि मैंने एम्स रायबरेली जो है, मतलब मैं यूपी में जाना नहीं चाहता था, और मुझे मतलब नई जगह देखनी थी, तो इसलिए मैंने एम्स मंगलगिरी देख लिया। सर 1-2 अब रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ के अपन खत्म करेंगे इसको। तो फर्स्ट थिंग इज मेस फूड और आउटसाइड फूड? मेस फूड मेस हेल्दी रहता है, हेल्दी हॉस्टल रहता है। या होम? अच्छा हाँ, वो हेल्दी के लिए आप करोगे। हॉस्टल या होम? हाँ, हॉस्टल। अभी भी मुझे भेजोगे ना, मैं अभी भी चला जाऊँगा हॉस्टल में। फिर से आप उस हॉस्टल में जाने के लिए तैयार है मतलब? हाँ भाई। मैं तो काफ़ी सालों तक हॉस्टल में रहा हूँ, बचपन से हॉस्टल में हूँ, तो मुझे पता है हॉस्टल की क्या चीज़ है। तो क्रेज़िएस्ट मेमोरी यू हैव क्रिएटेड इन योर हॉस्टल लाइफ? लास्ट क्वेश्चन है बाय द वे ये। क्रेज़िएस्ट मेमोरी आई हैव एवर क्रिएटेड। मैंने एक मेमोरी है कि मैंने अपने एक, मतलब मुझे मिमिक्री करने की हॉबी थी मुझ में। तो मैंने फर्स्ट ईयर में अपने एक फिजियोलॉजी के प्रोफेसर की मिमिक्री कर दी थी बहुत लोगों के सामने। तो मुझे बहुत गंदी डाँट पड़ी थी, बहुत गंदी डाँट पड़ी थी। मतलब कि वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मतलब ऐसा अंदर से फील आया होगा कि एक तो टैलेंट दिखा रहा हूँ, डाँट और रहे हो। हाँ, हाँ। तो मतलब उन्होंने बहुत गंदा डाँटा कि यार तुम ये मेरी बेइज़्ती कर रहे हो सबके सामने, मेरी मिमिक्री करके, कॉमेडी कर रहे हो तुम। मैं एक, मतलब तुम्हारा टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ। तो तुम मतलब कि तुम स्टूडेंट हो, तो तुम्हें अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, तुम्हारा अपने गुरु की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो तुम क्या ये कॉमेडी करके तुम दूसरे कॉलेज के बच्चों के सामने, हमारा जो था उस टाइम पे फेस्ट था, फेस्ट चल रहा था। अच्छा, तो आपने मेरे नए-नए फेस्ट में फ्रेंड्स किया बने था थे। ये? मेरे हाँ, मेरे नहीं, फेस्ट में स्टेज पे नहीं किया था, मेरे नए फ्रेंड्स बने थे, तो मैंने कहीं अलग जगह पे किया था, मेस में किया था। तो वो बोल रहे थे यार मिमिक्री कर दे किसी फैकल्टी की, तो मैंने कर दी फिजियोलॉजी के प्रोफेसर की। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो सर दिस वाज ऑल। काफ़ी ज़्यादा बात करने की इच्छा थी, बट हाँ। मेरा मोबाइल फ़ोन थोड़ा जवाब दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छा। थैंक यू सो मच। कोई नहीं यार, थैंक यू भाई, थैंक यू धर्मवीर। मज़ा आया आपसे बात करके, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि आगे फ्यूचर में कभी हमारी दोबारा लाइव मीटिंग हो, जब ज़रूर भी सर। टाइम मिलेगा। हाँ, अभी तो मैं पढ़ाई में थोड़ा बिज़ी हूँ, फिर उसके बाद कभी बात करेंगे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच।